12 फरवरी 2025 एक आदमी अपने ही हाथों से अपना स्टारडम ध्वस्त कर रहा है। यूट्यूब पर एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट, एवरेज मंथली व्यूअरशिप क्रॉसिंग 40 लैक्स। सिर्फ एक साल में एक लड़के ने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा फेनोमेना खड़ा कर दिया था। और फिर एक एपिसोड, एक गेस्ट, एक सेंटेंस, वो पेरेंट्स वाला ऑप्शन सवाल, और उसके बाद आग, बैकलैश। एक शहर में नहीं, कई राज्यों में FIRs, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, साइबर सेल और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। समय रैना ने सब मिटा दिया। सालों की मेहनत, 4 करोड़ का ऑडियंस एक क्लिक में गॉन। उसने बाद में एक्सेप्ट किया। वो अपॉलजी उसने 9 बार रिकॉर्ड की थी। मेंटल हेल्थ टूट चुकी थी, लग रहा था करियर खत्म। कट टू 20 जून 2026। वही लड़का, वही शो, सीजन 2। पर इस बार प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब नहीं, नेटफ्लिक्स भी। भारत के किसी इंडी शो के लिए पहली बार दोनों पर एक साथ। जजेस की कुर्सी पर आलिया भट्ट, घंटों में 5 मिलियन व्यूज। 16 महीने डिलीट से नेटफ्लिक्स तक, सबसे नीचे से वापस सबसे ऊपर। क्या ये पहली बार हुआ? नहीं। ये कहानी इतिहास अजल से लिख रहा है। 6ठी सदी, एक रोमन फिलोसोफर बोएथियस जेल में बंद है, मौत की सज़ा के इंतज़ार में है। वहीं उस अंधेरी कोठरी में वो एक इमेज गढ़ता है जो अगले 1000 साल तक पूरे यूरोप की सबसे ताकतवर तस्वीर बन जाएगी। रोटा फॉर्चुनाe, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। आगे चलकर उस पहिए के चारों ओर 4 लफ्ज़ लिखे जाने लगे। रेग्नाबो, मैं राज करूंगा। रेग्नो, मैं राज कर रहा हूं। रेग्नावी, मैंने राज किया। और सबसे नीचे सम साइन रेग्नो, अब मेरे पास कोई राज नहीं। पहिया घूमता है, हर राजा नीचे आता है। पहिया कहीं नहीं रुकता, जो सबसे नीचे है वो भी घूमता है हर तरफ। आज हिस्ट्री रिपीट्स में कहानियाँ इसी व्हील ऑफ फॉर्चून की, अर्श से फर्श पर पहुँचने की और फिर उसी अर्श को रिक्लेम करने की। कहानियाँ ग्रेटेस्ट कमबैक्स की। लेट्स स्टार्ट। भारत का मुगल बादशाह हुमायूं रेगिस्तान में भाग रहा है। पीछे शेर शाह सूरी की सेना, चौसा और कन्नौज, 2 लड़ाइयाँ, 2 हार और पूरा साम्राज्य हाथ से रेत की तरह फिसल गया। अगले 15 साल हुमायूं ने एक रेफ्यूजी की तरह काटे। दर दर की ठोकरें, पर्शियन शाह के दरबार में पनाह मांगनी पड़ी। और फिर आया साल 1555। हुमायूं ने फौज दोबारा जोड़ी, सिकंदर सूरी को हराया और दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया। कमबैक कंप्लीट। बट यहाँ एक इतिहास एक क्रूएल जोक करता है। तख्त वापस पाने के 6 महीने बाद अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। पहिए ने उसे ऊपर उठाया और फिर फौरन दोबारा घूम गया। इंदिरा गांधी, भारत की सबसे ताकतवर पीएम, पाकिस्तान के साथ वॉर जीता, बांग्लादेश बना, लोग उन्हें दुर्गा कह रहे थे। फिर आया 1975, इमरजेंसी, सिविल लिबर्टीज सस्पेंड, प्रेस पर ताला और जनता के भीतर पकता हुआ एक गुस्सा। 1977 के इलेक्शंस का रिजल्ट और कांग्रेस साफ और खुद इंदिरा अपनी ही सीट रायबरेली हार गई। पॉलिटिकल पंडितों ने ऑब्चरी लिख दी, खेल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ दशकों बाद उनके पोते का ये मीम उनकी इस सिचुएशन पर फिट बैठने लगा। पर पहिया घूम रहा था। जनता पार्टी की सरकार आपस में ही उलझ गई। इंदिरा ने सिर्फ 3 साल में जनता का भरोसा वापस जीत लिया और 1980 भारी बहुमत के साथ दोबारा पीएम। जिसका पॉलिटिकल ऑब्चरी छप चुका था, वो फिर से देश चला रही थी। अगेन कुछ दशकों बाद उनके पोते का एक और मीम उनकी इस सिचुएशन पर फिट बैठने लगा। मजा आया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहां इतिहास के साथ थोड़ी किंवदंती भी जुड़ी हुई है। मगध का दरबार, एक विद्वान चाणक्य। राजा धनानंद ने भरे दरबार में उसका घोर अपमान किया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कोई साधारण आदमी वहीं टूट जाता। चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चुटिया खोल दी। कसम खाई, जब तक नंद वंश को जड़ से नहीं उखाड़ता, इसे नहीं बांधूंगा। फिर उसे एक जंगल में एक साधारण सा लड़का मिला, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसे तराशा, एक सेना खड़ी की और उसी मगध को उखाड़ फेंका जिसने उसे बेइज्जत किया था। उस एक अपमान से जो निकला उसका नाम था
मौर्य एम्पायर, भारत का पहला सबसे विशाल साम्राज्य। यूसी, कभी कभी गिरना सिर्फ एक लॉन्च पैड होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश नेवी का मुखिया, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। फिर 1915 में आया उसका एक मिलिट्री प्लान, गल्लीपोली, एक डिजास्टर जिसमें हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए। चर्चिल को पोस्ट से हटा दिया गया। 1930s आते आते वो पॉलिटिक्स के हाशिए पर था, अकेला, किसी की सुनने वाला नहीं। इतिहास उन्हें उसके वाइल्डरनेस ईयर्स कहता है, गुमनामी के साथ। और फिर आया साल 1939, हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दुनिया को अचानक एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ी जो झुकना जानता ही नहीं था। वो आदमी चर्चिल, जिसे कभी पॉलिटिक्स के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, वो पीएम बना और हिटलर को हराने वाले सबसे बड़े चेहरों में से एक बना। एक छोटे से टापू कॉर्सिका के मामूली परिवार से उठकर आर्मी में रैंक बाय रैंक चढ़ते हुए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना और करीब पूरा यूरोप जीत लिया। यूरोप की सारी ताकतें एकजुट हुईं, नेपोलियन हारा, सम्राट के तख्त से उतारकर उसे एक टापू एल्बा पर कैदी बनाकर भेज दिया गया। खेल खत्म। पर 1815 नेपोलियन चुपके से एल्बा से भाग निकला। जब वो फ्रांस पहुंचा तो जो सेना उसे गिरफ्तार करने भेजी गई थी वो उसके सामने आई, हथियार डाले और उसके पैरों में गिर पड़ी। बिना एक गोली चले वो दोबारा सम्राट बन गया। इतिहास इसे द 100 डेज कहता है। बाद में वाटरलू में वो फिर हारा, पर वो एक कमबैक आज भी बेजोड़ है। 21 साल की उम्र में एक लड़के स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी शुरू की, एप्पल। बिलियनियर बना, कंप्यूटर रेवोल्यूशन का जनक कहलाया। फिर 1985 में बोर्ड के साथ गहरे मतभेद हुए और स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जो उसने खुद खड़ी की थी। उसने बाद में कहा यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था, पर उसने रुकना सीखा ही नहीं था। नई कंपनीज बनाई, नेक्स्ट और पिक्सर। उसी पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर दी और 1997 में जब एप्पल खुद डूबने की कगार पर थी, उन्होंने जॉब्स को वापस बुलाया। वापस आकर उसने आईमैक दिया, आईपॉड दिया, आईफोन दिया और एप्पल को दुनिया का सबसे कीमती कंपनी बना दिया। जिस दरवाजे से उसे निकाला गया था वो उसी दरवाजे से लौटा और पूरी दुनिया की जेब में एक एप्पल रख दिया। 80s और 90s का हॉलीवुड, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सबसे प्रॉमिसिंग ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर। फिर ड्रग्स, गंभीर लत, जेल, बार बार रिहैब, करियर पूरी तरह तबाह। हालत ये कि प्रोड्यूसर्स ने उसे लेना बंद कर दिया था क्योंकि कोई उसका इंश्योरेंस करने तक को तैयार नहीं था। 2003 के बाद उसने खुद को टुकड़ा टुकड़ा करके दोबारा जोड़ा और 2008 में मार्वल ने एक जुआ खेला, एक रोल दिया आयरन मैन का। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे चहेता सुपरस्टार और 2024 में ओपेनहाइमर के लिए एक ऑस्कर भी। जिस आदमी का कोई इंश्योरेंस नहीं करता था वो $1 बिलियन फ्रेंचाइजी का चेहरा बन गया। 80s के आखिर और 90s की शुरुआत, साजन, खलनायक, संजय दत्त, द सुपरस्टार। फिर आया 1993, मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट, संजय दत्त गिरफ्तार। शुरू में टाडा के तहत, पर आगे चलकर कोर्ट ने वो सख्त इल्ज़ाम गिरा दिए और इलीगल वेपन रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत उसे पनिशमेंट हुई। इमेज तबाह, सालों कोर्ट कचहरी। और फिर आया 2003, राजकुमार हिरानी की एक फिल्म मुन्ना भाई MBBS। पूरी इमेज ही पलट गई। मुजरिम से मास का सबसे प्यारा मुन्ना भाई आज वो मेन स्ट्रीम सिनेमा का एक बड़ा नाम है, KGF 2 के अधीरा तक। सो हिस्ट्री रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब एक सेकेंड रुकिए, अभी तक जो आपने सुना, बोएथियस का पहिया, हुमायूं की वापसी, जॉब्स का कमबैक, ये सब सुनने में एक इंस्टाग्राम मोटिवेशनल रील जैसा लगता है। गिरो मत, उठो, कमबैक करो, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आइए इस व्हील ऑफ फॉर्चून का मैकेनिज्म देखते हैं 6 पॉइंट्स में। नीत्शे ने एक आइडिया दिया था, इटर्नल रिकरेंस। सोचिए एक डेमन आए और कहे कि यही जिंदगी हूबहू तुम्हें अनगिनत बार दोबारा जीनी पड़ेगी, बार बार। पर इन कहानियों में जो हुआ वो सर्कल था ही नहीं। जॉब्स जिस एप्पल में लौटा वो पुरानी एप्पल नहीं थी। समय जिस शो के साथ वो लौटा वो पुराना इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं था। ये हेगल का डायलेक्टिक है। आप उसी पॉइंट पर वापस नहीं आते, एक लेवल ऊपर आते हैं। पहिया नहीं, स्पाइरल, हर चक्कर थोड़ा ऊपर। और ये आइडिया हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। भारत ने इसे हजारों साल पहले एक शब्द दे दिया था, चक्र, काल चक्र। गीता का पहिया, संसारा का पहिया
और हमारी सबसे बड़ी कहानी, राम का 14 साल का वनवास और फिर अयोध्या वापसी, राइज फॉल राइज का सबसे पुराना इंडियन टेम्पलेट, राम बोएथियस से 2000 साल पहले। कुछ लोग ही वापस क्यों उठ पाते हैं? साइकोलॉजी के पास इसका एक नाम है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर वापस अपनी पुरानी जगह आ जाना, पर पीटीजी में इंसान अपनी पुरानी हाइट से भी ऊपर निकल जाता है। जेंजी ने इसे एक और भाषा में जानती है, ड्रैगन बॉल का जेंकाई बूस्ट। सायन जब मौत के मुंह से लौटता है तो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर लौटता है। वो एनाइम आइडिया असल में नीत्शे की साइकोलॉजी है, व्हाट्सएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। पर क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्टैटिस्टिशियन अब्राहम वर्ल्ड के सामने एक सवाल था, लौट कर आए फाइटर प्लेन्स पर गोली के निशान देखकर बताओ कवच कहाँ लगाएं। सबने कहा जहाँ सबसे ज़्यादा निशान है। वर्ल्ड ने कहा नहीं, कवच वहाँ लगाओ जहाँ एक भी निशान नहीं है, क्योंकि जो प्लेन्स वहाँ गोली खाते थे वो लौट कर आते ही नहीं थे, उनका डेटा टेबल पर था ही नहीं। यही सर्वाइवरशिप बायस है। हर एक स्टीव जॉब्स के पीछे हजारों लोग हैं जिन्हें उनकी कंपनी से निकाला गया और वो कभी वापस नहीं आए। हर एक नेपोलियन के एस्केप के पीछे अनगिनत कैदी हैं जो अपने टापू पर ही गुमनाम मर गए। तो कमबैक पैटर्न आधा सच है और आधा एक सर्वाइवरशिप इल्यूजन। इतिहास सिर्फ जीतने वालों की ही डायरी है। जो सफल थे केवल उनकी असफलताएं दर्ज हैं इतिहास में, और कमबैक भी सबके लिए बराबर नहीं होता। सर्वाइवर्स के अंदर भी झांकिए, जॉब्स के पास पहले से करोड़ों का नेटवर्थ और एक रेपुटेशन था। नेपोलियन के पास वफादार सैनिक थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। संजय दत्त के पास एक फिल्म डायनेस्टी थी, सुनील दत्त का नाम, इंडस्ट्री का हाथ। समय के पास पहले से करोड़ों का ऑडियंस था और एक मीडिया मशीन जो एक अच्छी रिडेम्पशन स्टोरी के लिए भूखा बैठा था। कोई भी वापस उठ सकता है, ये एक बहुत खूबसूरत झूठ है। कमबैक ऊंची ज़मीन से आसान होता है। कैपिटल, नेटवर्क, नाम गिरने के बाद यही आपको नीचे से खींचकर ऊपर लाते हैं। सिर्फ अमिताभ को ही ABCL के डूबने के दौरान KBC मिलता है। कैपिटल, नेटवर्क, नाम जिनके पास ये नहीं, उनके लिए वही गिरना अक्सर आखिरी होता है। जो तोड़ता है वही जोड़ता है। समय रैना को उसी इंटरनेट ने कैंसिल किया और उसी इंटरनेट ने वापस खड़ा किया। फासला सिर्फ 16 महीने, क्योंकि आउटरीच की भी एक हाफ लाइफ होती है। कैंसल कल्चर की याददाश्त छोटी है। ऑडियंस का गुस्सा और फिर ऑडियंस की एक माफ़ी एक ही जगह से एक ही उंगलियों से आती है। सोसाइटी को दोनों चाहिए। गिरना हमारे अंदर की उस जलन को ठंडा करता है जो हम सफल लोगों से होती है। टैल पॉपी को काट दो, और वापसी हमारी उस ज़रूरत को कि दूसरा मौका सच होता है। रिडेम्पशन आर्क एक प्रोडक्ट है जिसे आउटरीच इकोनॉमी खुद बनाती है, खुद बेचती है। याद है चक दे इंडिया का कबीर खान? देश का गद्दार कहलाया, फिर गायब हुआ, फिर लौटकर पूरी टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया। या फिर अवतार का जूको, देश निकाल दिया गया, राजकुमार जो बदल कर लौटता है। हम रिडेम्पशन आर्क से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने लिए एक जूको चाहते हैं। और ये सब एक ही कहानी क्यों लगती है? क्योंकि है। जोसेफ कैम्पबेल ने इसे नाम दिया द हीरोज जर्नी। हर मिथक का एक ही ढांचा, नायक नीचे उतरता है अंधेरे में, द एबैसिस, और वहीं से रिसरेक्शन के साथ लौटता है। हुमायूं का रेगिस्तान, नेपोलियन का एल्बा, RDJ का रिहैब, समय का वो डिलीटेड वीडियोस, ये सब एक ही मिथक के अलग अलग चेहरे हैं। और शायद इसीलिए एक पुराना दोहा आज भी इतना सच लगता है, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण, वही अर्जुन वही गांडीव वही तीर। पर समय बदल गया और महाभारत जीतने वाला योद्धा मामूली लुटेरों से हार गया। पहिया अर्जुन को भी नहीं बख्शता। सर्वाइवरशिप बायस हटा दीजिए, प्रिविलेज हटा दीजिए, मीडिया मशीन, नैरेटिव, क्लीशे सब हटा दीजिए, और जो बचता है वो असल में एक ही बहुत सादा सच है। पहिया इम्पर्सनल है और उसे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। उसका टॉप परमानेंट नहीं है, इसीलिए घमंड मत करो। पर उसका दूसरा ज़्यादा ज़रूरी मतलब बॉटम भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए ये वीडियो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूर वापस उठेंगे, वो सर्वाइवरशिप का बेचा हुआ झूठ है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि पहिए का सबसे नीचे वाला पॉइंट स्ट्रक्चरली वो अकेली जगह है जहाँ से सिर्फ एक ही डायरेक्शन बची होती है, ऊपर। और जेंजी ने इस पूरी फिलॉसफी को 2 लाइनों में पैक कर दिया है। एक तरफ इट्स सो ओवर और ठीक उसके बाद दूसरी तरफ वी आर सो बैक।
ये बोएथियस का पहिया है, ये काल चक्र है। तो दोस्त, इस वक्त आप इस व्हील ऑफ फॉर्चून के काल चक्र के किस पॉइंट पर खड़े हैं? देखते रहिए जिंदाबाद।